हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और हर एमसीक्यू का आंसर लर्न करके जाइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। वैदिक काल में शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में या ऑप्शन डी अथर्ववेद में। देखिए, आप भी कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ सही ऑप्शन कौन सा है वो बताते चलिए और आपको एक स्कोर मिलेगा कि आपने कितने आंसर्स राइट करे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में, यानी वैदिक काल में जो शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख मिला था वो ऋग्वेद में मिला था। वेदांग की संख्या कितनी है। वेदांग की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। आपको बताना है कि वेदांग की संख्या कितनी थी। तो वेदांग की संख्या 6 थी, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो वेदांग की संख्या 6 थी। कितनी थी? 6 थी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो गद्य और पद्य में एक ऐसा वेद है जो लिखा गया है जिसे हम कहते हैं यजुर्वेद। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी कुल जिसे परिवार कहा जाता था, ऑप्शन सी जन या ऑप्शन डी विश्व। तो वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी कुल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, यानी परिवार सबसे छोटी इकाई थी समाज की, वैदिक समाज की। वैदिक काल में प्रमुख नदी सिंधु को किस नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में प्रमुख नदी सिंधु को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए वितस्ता, ऑप्शन बी परुष्णी, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी सिंधु नदी के नाम से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, यानी वैदिक काल में भी जो प्रमुख सिंधु नदी थी उसे सिंधु नदी के नाम से ही जाना जाता था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी चारवाहा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य शब्द का मतलब, जो आर्य शब्द है उसका मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। ए 16, बी 18, सी 20 या डी 22। तो सही ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन बी यानी 18। तो पुराणों की टोटल संख्या जो है वो 18 है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए मोक्ष प्राप्त करना, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी जीविका कमाना या ऑप्शन डी सामाजिक सम्मान प्राप्त करना। तो यहाँ पर सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी ज्ञान प्राप्त करना। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था, तो ज्ञान प्राप्त करना यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है। ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कंठ उपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद या ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है बी
कंठ उपनिषद के अंदर नचिकेता और यम का संवाद किया गया है। वैदिक काल में विनिमय का मुख्य माध्यम क्या था? वैदिक काल में विनिमय का मुख्य माध्यम क्या था? ऑप्शन ए मुद्रा या सिक्के जिसे कहते हैं, बी वस्तु विनिमय यानी बार्टर एक्सचेंज जिसे कहते हैं, ऑप्शन सी गाय, या ऑप्शन डी सोना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गाय जो है वो सही आंसर रहेगा। वस्तु विनिमय का प्रमुख साधन जो था वो गाय होता था उस टाइम में, वैदिक काल में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, या ऑप्शन डी सरस्वती। तो बहुत ही सरल है, ऑब्वियसली ऑप्शन सी सिंधु का ही सबसे ज्यादा हुआ होगा, इसीलिए ऋग्वैदिक काल में अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया था, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अथर्ववेद के अंदर दो जो पुत्रियां हैं प्रजापति की वो कौन सी है? सभा और समिति। तो अर्थवेद ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या होता था? वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या होता था? ए शासन करना, बी यज्ञ करवाना और शिक्षा देना, ऑप्शन सी व्यापार करना, या ऑप्शन डी सेना का नेतृत्व करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यज्ञ करवाना और शिक्षा देना पुरोहिता का मुख्य कार्य होता था। तो वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या होता था? यज्ञ करवाना और शिक्षा देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद किससे संबंधित है? ब्रह्मदारण्यक उपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से, या डी अथर्ववेद से। तो ऑप्शन बी यानी यजुर्वेद से ब्रह्मदायक उपनिषद जो है वो संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में जन जो शब्द है उसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऑप्शन ए 175 बार, ऑप्शन बी 275 बार, ऑप्शन सी 375 बार, या डी 475 बार। ऑप्शन ए है 175 बार, ऑप्शन बी 275 बार, ऑप्शन सी 375 बार, या ऑप्शन डी 475 बार। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही रहेगा, यानी ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार यानी 275 बार किया गया है। वैदिक काल में पंचजन में कौन शामिल नहीं था? वैदिक काल में पंचजन में कौन शामिल नहीं था? ए यदु, बी तुर्वस, सी पुरु, डी भरत। तो वैदिक काल में पंचजन में भरत जो थे, भरत एक जन था, पंचजन में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए शाम अयस, ऑप्शन बी कृष्ण अयस, ऑप्शन सी लोह अयस, या ऑप्शन डी ताम्र ययस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी शाम अयस जो है वो राइट ऑप्शन है। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शाम अयस के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में राजा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता था? वैदिक काल में राजा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता था? राजन, गोपति, विषयपति, और डी सम्राट। तो सम्राट जो है शब्द वो बाद में प्रयोग होना शुरू हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि वैदिक काल में राजा के लिए ये तीन शब्द ही
प्रयोग किए जाते थे, सम्राट शब्द नहीं किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध चार आश्रम की अवधारणा कहाँ से ली गई है? प्रसिद्ध चार आश्रम की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से ली गई है, ऑप्शन बी उपनिषद से ली गई है, सी सूत्र से ली गई है, या ऑप्शन डी समृत्या से ली गई है। तो जो चार आश्रम की अवधारणा है वो सूत्र से लिए गई है, मुख्यतः जाबोल है ना, जाबोल उपनिषद जो है और छांदोग्य उपनिषद के उपनिषद में उल्लेख है चार आश्रम की अवधारणा की। तो ऑप्शन सी जो है वहां से ये लिया गया है चार आश्रम की अवधारणा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा जाता था? ए गृहपति, बी गोत्र गाय का हंता, या सी दुर्जन, या डी विद्वान। तो ऑप्शन बी गोध्य कहा जाता था, जो गाय का मांस खाता था और बाद में गाय पवित्र मानी जाने लगी थी। तो यहाँ पर वैदिक काल में अतिथि को गोध्य यानी गाय का हत्ता कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अरण्यक ग्रंथों का संबंध किससे है? अरण्यक ग्रंथों का संबंध किससे है? ए जंगलों में पढ़े जाने वाले ग्रंथ, बी यज्ञों की व्याख्या, सी दार्शनिक विचार, डी आयुर्वेद। तो ऑप्शन ए जंगलों में पढ़े जाने वाले जो ग्रंथ होते थे उन्हें अरण्यक ग्रंथ कहा जाता था। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि को, बी इंद्र, सी सोम, और डी वरुण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इंद्र को सबसे ज्यादा अधिक सूक्त जो है वो देवता जो माने जाते हैं ऋग्वेद में, तो इंद्र ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था? ए अविवाहित कन्या को, बी विधवा स्त्री को, सी विवाहित स्त्री को, या डी युद्ध में भाग लेने वाली स्त्री को। तो ऑप्शन ए अविवाहित जो कन्या होती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद काल की अवधि क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 से 600 ईसा पूर्व, सी 600 से 300 ईसा पूर्व, या डी 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती थी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है वो मानी यहाँ पर जाती थी ऋग्वेद काल की अवधि। और यही जो ऋग्वेद काल है वो दो भागों में बढ़ता है, जिसे हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पार्ट कहते हैं। आज के लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या मानी जाती है? उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या मानी जाती है, यानी जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसे कौन से पीरियड यानी उसका पीरियड पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, या 600 से 300 ईसा पूर्व, या 2500 से 1500 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है वो उत्तर वैदिक का काल है। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन बी है। आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में हम और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ आएंगे। आज के लिए यहीं तक। हमारे चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।